नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, उससे बचने के उपायों के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जो लगभग 1% लोगों में पाई जाती है। इसमें व्यक्ति के विचार, संवेग और व्यवहार में बदलाव आता है, जिसकी वजह से वो खुद की देखभाल नहीं कर पाते, अपना जीवन सामान्य रूप से नहीं जी पाते। और यह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है और ये लगभग 1% लोगों में पाया जाता है। बिल्कुल, तो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के बारे में डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके इससे जुड़े हुए, तो फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, इसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुका है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया को पहचानना काफ़ी आसान है। शुरुआती दौर में इसमें रोगी कटा-कटा सा रहता है अपने समाज से, अपने घर परिवार के लोगों से। उनको लगता है कि इसे क्या हो रहा है, ये क्यों अलग हो रहा है। और दूसरा, ऐसे लोगों को कुछ विशेष अनुभव होते हैं, विचित्र अनुभव, जिन्हें हम हैलुसिनेशंस बोलते हैं। वो ऐसी आवाज़ें सुन सकते हैं जो कोई भी नहीं सुन सकता, आस-पास कोई नहीं होता, फिर भी उन्हें आवाज़ें आ रही होती हैं। वो कुछ अपने शरीर पर सरसराहट सा या कोई विचित्र अनुभव महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई चल रहा है या कोई कीड़े रेंग रहे हैं या उन्हें कोई मशीन से कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे उन्हें विचित्र से अनुभव होते हैं। कई बार उन्हें आवाज़ें आती हैं कमांडिंग की, आपको ये करना है। कई बार इवन उन्हें सुसाइड करने तक के कमेंट आ सकते हैं कि आपको ये करना है, इसे मारना है, या आप रहिए, मैं आपको मार डालूंगा। ऐसी उन्हें आवाज़ें आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति उन आवाज़ों के रिस्पॉन्ड में अक्सर अकेले बड़बड़ाते, अकेले मुस्कुराते हुए या बुदबुदाते हुए से दिख सकते हैं। और बताना चाहूँगा, इसका जो और एक प्रमुख लक्षण है, जिसे हम डेल्यूजन बोलते हैं। इस डेल्यूजन का मतलब ये होता है कि उन्हें ऐसा एक बिलीफ हो जाता है कि ऐसा ही है। वो शक करते हैं लोगों की कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं, कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है। कई बार ये थीम देशों पे भी बेस्ड हो सकती है कि पाकिस्तान से कोई षड्यंत्र रच रहा है और देश को ख़त्म करना चाहता है। कई बार उन्हें ये भी महसूस होता है कि वो गुजर रहे हैं, आसपास के लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं, जिसे हम रेफरेंशियल आइडियाज़ बोलते हैं। ऐसा मरीज को लगता है कि वो उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ रोगी अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाते। उनके नहाने धोने, ब्रश करने, ये सब के काम टाइमिंग्स में काफ़ी चेंज आता है। साथ में नींद में, भूख में, इन सभी में परिवर्तन आता है। ये इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल, तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हम और भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर त्रिवेदी आपको पूरी जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर, सवाल कर लीजिए। अरे मैम, जी बताइए। बताएं राजन जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, सुन तो रहा हूँ सर। राजेंद्र जी, सवाल कर लीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए, इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर त्रिवेदी, अक्सर जैसे कि आपने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बीमारी है। अक्सर लोग अगर किसी में ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे नीम हकीम के पास ले जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पेशेंट की जो स्थिति रहती है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, समाज में काफ़ी भ्रांति है कि ये किसी जादू टोने का शिकार हो गए हैं। हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने, किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना करा दिया है, इसकी वजह से ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है, वेल एस्टेब्लिश्ड। अगर मैं इसके कारणों की चर्चा करूं तो अभी कारणों में काफ़ी अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे जो कारण सामने आते हैं उनमें कई बार आनुवांशिक कारणों का, कई जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जा रहे हैं। दिमाग में कुछ केमिकल, जैसे मुख्यतः डोपामीन की अधिकता इसके लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम जब इन केमिकल के अगेंस्ट उनको दबाने के लिए दवाएं देते हैं तो वो लक्षण ठीक होते हैं। तो यह इसका पूर्णतः वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन या व्याख्या मौजूद है। हम इसको बिल्कुल ना माने। इससे केवल ट्रीटमेंट में डिले हो सकता है। प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर जगह पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता अगर हम इन भ्रांतियों से घिरे रहेंगे तो।
बिल्कुल, डॉक्टर त्रिवेदी ने एक यहाँ पर बहुत बड़ी भ्रांति का खंडन किया है कि अगर जिसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया नज़र आता है, जो सिम्पटम्स डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया अगर आप भी किसी में देखते हैं तो वो ज़रूर मनोरोग जो ये बीमारी है उसके लक्षण होते हैं। बिल्कुल भी नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में जो पेशेंट की स्थिति है, कंडीशन है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है और ज़्यादा बिगड़ सकती है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर किसी को है, आपको पता है इस बीमारी के बारे में तो तुरंत बताइए। डॉक्टर त्रिवेदी, इसके किन कारणों से ये मनोरोग हो जाता है? इसके पीछे के क्या कारण हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, इस क्षेत्र में अनुसंधान अभी हो रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी एक जटिल विषय है कि ये क्यों होता है। एग्जैक्ट कारणों के बारे में अभी बिल्कुल पता नहीं, लेकिन कुछ न्यूरोकेमिकल्स की दिमाग के कुछ हिस्सों में बढ़ोतरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई है। इसे हमारी भाषा में इनकी वजह से कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ऐसे जैसा अभी मैंने बताया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, मति भ्रम होते हैं, आवाज़ें सुनाई देना, शक होता है। आमतौर पे इसे हम सुनते हैं कि मेरे किसी रिश्तेदार को शक की बीमारी हो गई, वो सभी के ऊपर शक करते रहते हैं कि ये हमें मारना चाहता है, खाने में जहर मिला रहे हैं या कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन केमिकल की बढ़ोतरी की वजह से ऐसे लक्षण आते हैं। तो मरीज जब इन सब बातों में इंगेज रहता है, उसका सारा टाइम इन आवाज़ों और मति भ्रम, शक में रहता है, तो वो फिर अपना काम धीरे धीरे नहीं कर पाते, वो अकेले से रहने लगते हैं, समाज उन पर हंसने लगता है, कटे कटे से रहते हैं, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। इन सब के कारण उनमें कुछ निगेटिव लक्षण आ जाते हैं जिनमें हम ऐसा मानते हैं कि वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अशोक हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। सवाल कर लीजिए। नमस्ते मैडम, मैं अशोक जैन टीकमगढ़ से। मैं जी जानना अशोक चाह जी, रहा क्या था जानना चाह रहे हैं आप? कि मेरे बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी 7 महीने की, आज जी। 12 साल एज है। कई बार इसको दिखाते तो ESR बड़ा हुआ आता और लोग बाग बोलते कि इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? क्या दिमाग में भी हो सकता है या कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका क्या इलाज है? अशोक जी, उनको लक्षण क्या आ रहे हैं आपकी पुत्री को? जी, हर बार इसको सर्दी खांसी हो जाती है डॉक्टर साहब, और ये ESR कराते तो वो बड़ा हुआ आता है। ओके। देखिए, अभी यहाँ पर फिलहाल हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद ये कभी कभी शुरुआत इसकी प्रेगनेंसी के बाद हो सकती है, डिलीवरी के बाद। लेकिन अभी जो आप लक्षण बता रहे हैं वो प्रथम दृष्टया या आप जो भी जितना भी लक्षण मुझे बता रहे हैं वो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं। आप किसी प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से, स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और किसी फिजिशियन को दिखाएं, ये जो इन्हें बार बार सर्दी बुखार हो रहा है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है सिज़ोफ्रेनिया का, तो उसके क्या ऑप्शन है इलाज के, कैसे इसको ठीक किया जाता है? ओके। इलाज के देखिए, इसके मुख्यतः 2 ऑप्शन हैं। एक और दोनों ही इलाज की जो पद्धतियां हैं दोनों साथ में चलना ज़रूरी हैं। पहला है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंतर्गत हम दवाई देते हैं। अभी मैंने बताया जिस केमिकल का नाम मैंने लिया डोपामीन, वो दवाइयाँ उस पानी को, उस केमिकल को कम करने का काम करती हैं। उन्हें हमारी भाषा में एंटी साइकोटिक मेडिकेशन कहते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे से मेडिकेशन अवेलेबल हैं, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, क्यूटियापिन, ये सब एंटी साइकोटिक्स के नाम हैं। ये शुरुआती दौर में हमारा एक फेज़ होता है, एक्यूट फेज़ का ट्रीटमेंट, जिसमें हम मरीज के तुरंत जो आए हुए लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो मेंटेनेंस फेज़ कहलाता है, जिसमें मरीज के लक्षण तो कम हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, लेकिन वो लक्षणों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम लंबे समय तक दवाएं देते हैं। साथ ही साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, बोधात्मक चिकित्सा। कई बार उनके जो मतिभ्रम होते हैं, विश्वास होते हैं, उनको तोड़ने के लिए हम उनके विचारों पर केंद्रित करने को कहते हैं, उस पर बात करते हैं ताकि उनका जो शक है वो दूर हो, उनको इंसाइट आए कि हाँ उन्हें ये बीमारी है, इसकी वजह और इसका इलाज हो रहा है। समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि एक्यूट फेज़ के ट्रीटमेंट के बाद मरीज और मरीज के परिजन ये समझते हैं कि अब ये दवा, अब उनके लक्षण ठीक हो गए हैं तो अब हमें दवा बंद कर देनी है। सबसे महत्वपूर्ण स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में ये है, दर्शकों से बताना चाहूँगा कि बहुत संयमित रहें। दवाओं को बंद करने का डिसीजन केवल और केवल मनोचिकित्सक की सलाह पर ही करें। वो अपनी निगरानी में दवाओं को कम करके धीमे धीमे एडजस्ट करके बंद करते हैं, और अपने से दवा कभी मत बंद करें। दवा की मात्रा में कभी खुद से कम या ज़्यादा नहीं करें। हाँ, कई बार कुछ पेशेंट अनकोऑपरेटिव होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जो कि दवा लेने के लिए मना करते हैं। इवन उनके लिए हमारे पास खाने में दवा मिलाने के लिए होती है। इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो महीने में 15 दिन में एक बार लगते हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। शुरुआती दौर में हम मरीज के असेसमेंट के बाद डिसाइड करते हैं कि उनको किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है।
बिल्कुल, तो डॉक्टर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि दवाएँ जो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए चलती हैं, जो रोग हो जाते हैं उनके लिए, तो हमेशा खुद से डिसीज़न नहीं लेना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श लेकर ही जैसे वो आपकी दवाइयों की डोज़ है वो एडजस्ट करते हैं, तो आपको प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए।